तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। डियर स्टूडेंट्स, यार आज हम है ना आपके लिए एचसी वर्मा के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमारा जो स्टार्टिंग का चैप्टर है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेस्ट इन मोशन, जो चैप्टर 3 है आपके एचसी वर्मा जो बुक है उसके अंदर। ठीक है। तो आप भी क्या करिए, अपना कॉपी और पेन उठाइए और जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है पहले खुद से ट्राई करिए, और अगर नहीं आता है तो आप उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखना चाहिए। ठीक है। तो चलिए यार शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो ये द क्वेश्चन नंबर 1। ये बोल रहा है कि एक मोटर कार है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये 90 डिग्री का टर्न लेती है विदाउट चेंजिंग द स्पीड। ठीक है। तो देखो यार, पहले जब भी ऐसे ही प्रॉब्लम आए तो आप हमेशा पहले डायग्राम बना लें, ये वाला है ना, इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये वाला आपका वेस्ट होता है। ठीक है। अब ये जो कार है ना वो किधर जा रही है भाई, वो जा रही है वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर से। तो पहले वो इधर जा रही है नॉर्थ की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर से। दिस इज योर V1। ओके। अब इस V1 वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 50 j कैप, है ना, मतलब इधर की तरफ अपना x एक्सिस हो जाएगा तो इधर की तरफ अपना y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या करती है, 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ टर्न टर्न ली थी, तो अपने जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ इस कार को घुमा दीजिए। आफ्टर सम टाइम इसने मान लीजिए यहां पर टर्न ले लिया है इस तरफ। ठीक है। तो ये हो गया इसका V2 वेक्टर। अब V2 वेक्टर कितना लिखोगे बच्चों, देखो इसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही, मतलब स्पीड का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना वो अभी भी 50 है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो डायरेक्शन अब क्या हो गई, माइनस आई कैप हो गई, है ना। इस तरफ बच्चों माइनस एक्स हो जाएगा आपका और इधर माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो सबको पता है। नाउ नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार। क्या आपको वेलोसिटी में चेंज दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो बच्चों चेंज जब भी अपन निकालते हैं तो व्हाट वी डू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही करते हैं ना भाई। फाइनल कितनी है यार, -50 i, और इनिशियल कितनी है, +50 j। लेकिन यहां पर माइनस था तो यहां पर भी माइनस आ गया। ठीक है। अगर आप एक चीज नोटिस करिएगा, क्या सर क्या नोटिस करेंगे कि यार यहां पर ना ये दोनों में से -50 कॉमन आ रहा है, -50 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ओके। अब हमसे डायरेक्शन वगैरह के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। अब मुझे एक बात बताइए, दो वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक वेक्टर आपका इस तरफ है V2 वेक्टर, और बच्चों दूसरा वेक्टर जो ना आपका इस तरफ है V1 वेक्टर। अब मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मुझे V2 माइनस V1 लिखना है। तो क्या बच्चों मैं V2 माइनस V1 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? जरा ध्यान से देखिएगा। V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज V2 एंड ऑफ माइनस V1 वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? है ना, ये सुनो, मतलब मुझे V1 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर पहले पता करना है, तो V1 का नेगेटिव वेक्टर इधर आ जाएगा, ये आएगा ना बच्चों, और फिर इसमें से मुझे इसको जोड़ देना है। अब सोचिए जरा कि जब इसका मैग्नीट्यूड भी 50 हो, देखो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी जब 50 हो, और जब बच्चों इन दोनों को आप ऐड करोगे, इसको और इसको, देखो ऐड ही तो करें ना इसको, तो बताइए रिजल्टेंट कहाँ है? तो यार जब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आता है, बिल्कुल मिड मिड में है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि V2 माइनस V1 का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो बिल्कुल मिड में आएगा, बिल्कुल मिड में, मतलब किधर? अच्छा, अब ये कौन सी डायरेक्शन है यार बच्चों? ये है वेस्ट और ये है साउथ, और ये बिल्कुल मिड में है 45 डिग्री के एंगल पर, तो इसको अपन बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब आपसे क्या पूछा, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट, तो कार की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है आपको ये बताना। 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट,
लेफ्ट में जा रही है ना भाई ये, तो नहीं, ये तो वेस्ट की तरफ तो नहीं है। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, नहीं। 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नहीं। जीरो, नहीं, ये भी गलत है। ऐसे कैसे हो रहा है कि कोई भी ऑप्शन अपना मैच नहीं कर रहा भाई? भाई इसका जो आंसर होना चाहिए था वो चेंज इन वेलोसिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है। ऑलराइट, सो लेट्स डू वन थिंग, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना, क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड है, ये वाली जो टर्म है ना, ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड बता रही है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए। अब देखो डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दी, साउथ वेस्ट में आएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली अपना ऑप्शन यही आएगा। लेकिन बस अब हमारा एक काम है कि हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों 50, और आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √2। तो ये हो जाएगा बच्चों √2 इंटू में 50, ये होगा। अच्छा, √2 कितना होता है यार? तो हम सब लोग जानते हैं √2 होता है 1.414, तो ये हो जाएगा 1.414 इंटू में 50 किलोमीटर पर आवर। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 इंटू 4 20 हो जाएगा बच्चों, 2 इधर जाएगा तो 7, फिर से 20 और फिर से 7, है ना, ये होगा। लेकिन इंटू ये 50 है, तो इतने किलोमीटर पर आवर। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं यार? ये हो जाएगा 70.70 किलोमीटर पर आवर, जो कि अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा यहाँ पर 70 किलोमीटर। ओके, सो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया है चेंज इन वेलोसिटी का। तो मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल लिया है, डायरेक्शन अपने ऑलरेडी निकाल ली है, साउथ वेस्ट की तरफ आने वाली है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता, ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर मान लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता, तो फिर डायरेक्शन कैसे निकालते यार? बिल्कुल जो वेक्टर का फंडामेंटल रूल है अपन वही लगाते है ना। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर इधर है ए और दूसरा वेक्टर इधर है बी, और अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, सपोज करिए कि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा, सपोज दिस एंगल इज थीटा। ऐसा करते हैं, इसको एक जनरल बनाते हैं, पहले एक जनरल तरीके से बनाते हैं इसको। यस, तो सपोज दैट कि एक वेक्टर आपका इधर है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए यहाँ कहीं होता, ए रहा और बी रहा। इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा होता, तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं आता बच्चों इनके बीच में। तो इस रिजल्टेंट का एंगल अगर मान लीजिए ए के साथ अल्फा है, तो आई कैन राइट व्हाट कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यही होता है ना भाई। ये a और b जो है ना, यहाँ पर मैग्नीट्यूड से याद रखना वेक्टर्स के, और थीटा दोनों के बीच का एंगल है। अब हमारे केस में ये इधर है v2 वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों 50 है, और ये है माइनस v1 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना बच्चों 50 है। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो 50 आ गया, और दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है बच्चों। तो ये हो जाएगा 50 sin 90 अपॉन 50 प्लस 50 cos 90। अब cos 90 बच्चों 0 होता है, तो यहाँ से tan अल्फा कितना आ जाता है 1 आ जाता, और फिर tan अल्फा 1 हो जाता तो अल्फा कितना होता। ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाता, और इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल साउथ वेस्ट में। आई होप यू गॉट द आंसर। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है। सो हियर इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिगर शोज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। सो रिमेंबर दैट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द टाइम। ओके, अब देखो यार, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, बताओ क्या बताता है? तो स्लोप जो होता है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो हमें बताता है वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, दूसरी बात, ये तो हो गया स्लोप। ठीक है, अच्छा इसका एरिया कुछ बताता है कि नहीं? कोई फिजिकल ऐसी कोई सिग्निफिकेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या कह रहा है? द पार्टिकल इज, देखो 0 से लेकर के t तक अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जो स्लोप है ना, जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, पहली बात। स्लोप जो है ना कांस्टेंट है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो हमें यहाँ से दो चीजें पता लग चुकी है कि 0 से लेकर के t0 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ठीक, इसके बाद t0 से लेकर के जब टाइम की वैल्यू t0 से ज्यादा हो जाएगी, वहां पर देखिए स्लोप जो ना 0 है, दिखाई दे रहा है आपको? स्लोप 0 है ना, मुझे तो नजर आ रहा है साफ साफ।
अगर स्लोप जीरो है मतलब वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पर है और यहां से लेकर के यहां तक पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। क्लियर? देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है। वो केवल जीरो से टी नॉट तक ही पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, उसके बाद वो रेस्ट पर आ गया। ठीक है। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, बिल्कुल गलत बात है। टी नॉट समय के बाद वो रेस्ट पर है। द वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू अ टाइम टी नॉट, नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है टी नॉट टाइम तक, तो ये भी गलत हो गया। द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट, बिल्कुल ठीक है। एंड देन स्टॉप्स, यस, यही तो हमने बात करी थी भाई, आगे। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या आपका भी यही आ रहा था? तो आई होप बच्चों ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी u है और ये किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है, t इक्वल्स टू 0 पर। इसका एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ है और वो कांस्टेंट है। अब देखो जैसे ही मैंने देखा कि यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि यार मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर यूज कर सकता। ठीक है। नाउ xa and xb be the magnitude of displacement in the first 10 seconds and the next 10 seconds. तो आपको बताना है xa और xb में क्या रिलेशन होगा। तो चलिए यार, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा पहले। तो अगर नहीं सॉल्व हुआ तो बिल्कुल भी ना घबराएं, हम इसको डेफिनेटली अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये अगर मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पर, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो चुका है और ये आपका साउथ हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पर वन डायमेंशन वाली ही प्रॉब्लम है, तो लेट्स अज्यूम दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अभी बोल रहा है कि पार्टिकल जो है ना पहले किस तरफ जा रहा है भाई? वो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट की तरफ। ठीक है। और एक्सेलरेशन किस तरफ है? पीछे की तरफ है, वेस्ट की तरफ। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर अपोजिट है वेलोसिटी के, दैट इज व्हाई इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। आई होप यू गॉट इट। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्या हो रहा है इसमें? अब ये हो रहा है कि चूंकि इसकी वेलोसिटी जो ना तो धीरे धीरे घट रही है। बहुत बढ़िया बात है सर ये तो ये जा रहा है इस तरफ यू वेलोसिटी से इनिशियली। ठीक है। तो बताइए 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा? तो यार एक्स ये कितना हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन चूंकि नेगेटिव है इसलिए ये हो जाएगा a इंटू में 10 का। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 सेकंड में, जिसको अपन लिख सकते हैं 10u माइनस 50 इंटू ए। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर। आई होप यू गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्स बी के बारे में। ओके, लेट्स राइट इट एज एक्स ए। अब बात कर रहे हैं बच्चों एक्स बी के बारे में। एक्स बी देखिए यार, एक्स बी यहाँ पर क्या होगा? ये वेक्टर होगा बच्चों, वेक्टर के साथ ये डायरेक्शन याद रखें। अब यार व्हाट इज एक्स बी? इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अब यार नेक्स्ट 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है और मुझे ये सेकंड इक्वेशन लगानी है, तो मुझे ये इनिशियल वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी कब की? t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। तो उससे तो बेटर मैं क्या कर सकता हूं कि t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 20 तक का डिस्प्लेसमेंट मैं निकाल लेता हूं और फिर उसमें से मैं xa को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे नेक्स्ट 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो चलिए मैं यही करने वाला हूं कि 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? तो ये हो गया है सर इतना। ठीक, और फिर उसमें से अपन xa को माइनस कर देते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए, तो ये हो जाएगा 20u माइनस 200 इंटू ए माइनस 10u एंड प्लस 50। ठीक, अब यार यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10u एंड माइनस में 150 इंटू, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? बताना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। चलिए, अब यहां से शायद आपको ऐसा लग रहा होगा सर एक्स बी जो है ना वो बड़ा है, एक्स ए छोटा है भाई देखो यहाँ पर 150 आ रहा है, यहाँ पर 50 आ रहा है, 10u तो दोनों के अंदर है ही सही, ये तो कॉमन है। हाँ क्या? तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखना यार, एक्स बी वैक्टर जो होगा वो बेसिकली 10u की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करिए, कितनी आ रही है यार? ये एक्स ए वैक्टर प्लस 50 इंटू ए माइनस में 150 इंटू। तो नेक्स्ट पेज पर अगर मैं लिखूं इसको, तो ये बन जाएगा बच्चों एक्स बी वैक्टर इज इक्वल्स टू
एक्स ए वेक्टर माइनस 150 और प्लस 50 है माइनस 100 इंटू ए। तो अब यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं यार, एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 100 है। अब देखो ना, जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि यार ये नेगेटिव आ रहा है और हम जानते हैं कि दो क्वांटिटी का डिफरेंस नेगेटिव कब आएगा, जब एक्स बी की वैल्यू छोटी हो एज कंपेयर टू एक्स। है यही सोचते हैं अपन लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर बच्चों बात यह है कि नेगेटिव साइन केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन, ना कि उनके मैग्नीट्यूड। समझना ही बात। अगर आपको यहां पर कंपेयर करना है तो आपको इनका रेशियो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इनका रेशियो। किसका? मैग्नीट्यूड्स का रेशियो। तभी आप ये सारी पिक्चर समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो एक्स बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है भाई? ये आ जाएगा कितना? 10u माइनस 150 इंटू ए। और एक्स ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 10u माइनस 150 इंटू ए। अब बच्चों यहां पर पता है क्या होगा कि अगर एक्स बी बाई एक्स ए का जो रेशियो है ये अगर एक से बड़ा आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि एक्स बी एक्स ए से बड़ा है। और अगर मान लीजिए इसका उल्टा होता है तो मैं समझ जाऊंगा कि एक्स बी एक्स ए से छोटा है एंड वाइस वर्सा। और अगर इक्वल आ गया 1 के तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ गए बात? अब यहां पर दिक्कत क्या है वो मैं आपको बता। देखिए सपोज हमें u और a की वैल्यू नहीं पता है ना? तो अगर मान लीजिए मैं u की वैल्यू सपोज करना कितना ले, अपन 1 ले लेते हैं। और अगर मैं a की वैल्यू भी 1 ले लेता हूं तो यहां से सॉल्व करने पर हमें एक्स बी बाई एक्स ए का जो रेशियो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भाई? सर वो हमें मिल रहा है, u की वैल्यू भी 1 पुट कर दीजिए और a की वैल्यू भी 1 पुट कर दीजिए तो यू विल गेट 10 माइनस में 150 अपॉन में 10 माइनस में 50। तो वी आर गेटिंग 14/4 जो कि एक से बड़ा है। तो हम बोलेंगे सर एक्स बी की वैल्यू एक्स ए से बड़ी है। ओके ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए u की वैल्यू 1 हुई और a की वैल्यू सपोज 1/100 अगर मैं रखता हूं तो देखते हैं एक्स बी बाई एक्स ए कितना। तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 1.5 अपॉन 10 माइनस में 0.5। तो उस केस में ये आएगा कितना? 8.5 अपॉन में 9.5 एंड इट विल गिव यू लेस देन 1। तो हम बोलेंगे कि एक्स बी की वैल्यू एक्स ए से छोटी है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर चूंकि एक्स बी और एक्स ए की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है इसलिए हम लोग ये बता ही नहीं सकते हैं कि यार कौन बड़ा है कौन छोटा है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हियर इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक पर्सन है जो कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से फॉर सम टाइम। तो यार देखो ये बिल्कुल थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। आई होप अपने क्लासेस में भी काफी टाइम इसको किया होगा। ये बोल रहा है कि पहले टी टाइम पे ये v1 वेलोसिटी से चलता है और अगले टी टाइम पर ये v2 वेलोसिटी से चलता है। एवरेज वेलोसिटी बता। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले कितना हो रहा है यार? पहले डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है स्पीड इनटू या वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये s1 प्लस s2। तो s2 हो जाएगा अपने पास v2 इंटू टी अपॉन में टाइम। टाइम कितना? t प्लस टी। तो ये आ जाएगा कितना? v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बाई। तो दिस विल गिव यू द ऑप्शन। ठीक है, चलिए। तो दिस इज ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक पर्सन जो कि स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहा है, अगेन इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x। तो x दूरी तक ये v1 वेलोसिटी से चलता है और नेक्स्ट x दूरी तक ये v2 वेलोसिटी से चलता है। तो आपको बताना एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाए या एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी का भी एक ही फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऑलराइट, तो अगर अपन यहाँ पर बात करें कि पहले जो टाइम है वो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा x बाई v1 और नेक्स्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें कितना टाइम लगेगा x बाई v2। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए टोटल समय कितना लगेगा, तो टोटल समय लगेगा यार t1 प्लस
T2 के, ऑलराइट। T1 और T2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट x प्लस एक्स अपॉन में टोटल टाइम, मतलब T1 प्लस T2, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई, x की वैल्यू, अच्छा x तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यू विल गेट 2x अपॉन में T1, मतलब हो गया x बाई वी वन प्लस एक्स बाई, अगर इस x से x को उड़ा दोगे तो यू विल गेट व्हाट, v एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई, थोड़ा सा इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू विल गेट 2 अपॉन में v एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई, ऑलराइट। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, मतलब कौन सा ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कितने इक्वल डिस्टेंसेस वो कवर कर रहा है, वो 2 इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, इसलिए आंसर में यहाँ पर 2 आ रहा है। अगर ऐसे 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करता अलग अलग स्पीड से तो यहाँ पर 3 आ जाता, 4 करता तो यहाँ पर 4 आ जाता, और अगर n करता तो n आ जाता। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन भी ये होता है n अपॉन में v एवरेज इज इक्वल टू, n क्या है यहाँ पर, n इक्वल डिस्टेंसेस, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा अप टू 1 अपॉन। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट जो इससे प्रीवियस वाली प्रॉब्लम थी उसमें भी क्या हो रहा है कि 2 इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहा है, 2 इक्वल टाइम आपको दिए गए, इसलिए यहाँ पर 2 आ रहा है। अगर ऐसे n इक्वल टाइम होते तो यहाँ पर n होता है, मतलब v एवरेज कितना हो जाता है फिर v1 प्लस v2 बाई कैपिटल N। क्लियर है बच्चों, तो इसको आप अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी बार इसके ऊपर प्रॉब्लम भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टोन है जिसको अपन एक एलिवेटर से रिलीज किया, तो पहले एक एलिवेटर ड्रॉ कर लीजिए, ये लीजिए भाई साहब, एक एलिवेटर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन ए से बच्चों ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज, अब क्या किया मैंने, स्टोन को यहाँ पर रिलीज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं, अगर यहाँ पर कोई पर्सन है जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है और अगर इस पर्सन ने इस कॉइन को अपने हाथ में लिया हुआ है, तो इस ग्राउंड पर खड़े हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में कॉइन कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कॉइन को आपने ड्रॉप कर दिया, रिलीज कर दिया, तो फिर इस ग्राउंड पर खड़े हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया यार, एक्सेलरेशन मतलब होता है फोर्स बाई मास, ये तो होता है ना भाई। अब अगर अपन जब इस बॉडी को या कॉइन को आपने ड्रॉप कर दिया तो इसके ऊपर केवल और केवल एक ही फोर्स लग रहा होगा, वो होगा mg। तो ये हो जाएगा बच्चों mg बाई मास, मतलब आंसर आ जाना चाहिए g डाउनवर्ड। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है बच्चों। तो ये सब कुछ फ्री फॉल होने के बाद होगा, मतलब जब आपने उसको छोड़ दिया है उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है, क्लियर है। तो आई होप बच्चों ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शेयर करते हैं भाई, ये लीजिए साहब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन जो कि एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ है, इसके एज पर खड़ा हुआ है, कोई बात नहीं अगर एज पर नहीं भी खड़ा होता इससे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना भाई, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। और ये 2 बॉल्स को थ्रो करता है, एक को थ्रो करता है बच्चों वर्टिकली अपवर्ड और दूसरे को थ्रो करता है वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड v एंड बॉल ए, ये बॉल ए को ऊपर की तरफ फेंका गया है, सो दिस इज योर बॉल ए, तो ये ऐसे घूम के फिर आएंगे, और दूसरी वाली बॉल है बी जो कि डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, ठीक। बिल्डिंग की हाइट अगर मैं h मान लेता हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए का वो भी माइनस h होगा। सपोज दैट नेगेटिव डाउनवर्ड है, अपवर्ड पॉजिटिव है, और जो बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी माइनस h के बराबर ही है। क्लियर है भैया आंसर के पिक्चर। देखो जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो आप सिंपल सा रूल लेके लगा लेना, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद बॉल की पोजीशन देखो, जैसे मुझे मान लीजिए बॉल ए को देखना है कि लास्ट में कहाँ गया, यहाँ पर गया, तो मुझे अपनी मुंडी को नीचे झुकाना पड़ेगा या ऊपर, नीचे है ना, नीचे झुकाना पड़ रहा है, नीचे नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव में h। और वहीं अगर अपन बॉल बी को देखें तो भी यही सेम होगा, ठीक है भाई, ओके। अब जैसे मान लीजिए बॉल ए की अगर मुझे यहाँ तक की पोजीशन पूछता और फिर पूछता कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव, तो सोचो यहाँ से यहाँ तक बॉल ए जब गई तो आपको अपनी मुंडी को देखने के लिए ऊपर झुकाना पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट होता, समझ गए बात को। चलिए अभी बोल रहे कि बॉल ए ने जब ग्राउंड को हिट किया
तो देखो इनका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो दोनों का सेम होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस जी होगा इसका भी, और बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी बच्चों माइनस जी के बराबर। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले की प्लस वी है ना, और यू मान लेते हैं या फिर चलो ठीक है, और दूसरे वाले की कितनी है भाई, दूसरे वाले की है सर माइनस के बराबर, माइनस बी है ना, माइनस बी। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ बताओ इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब ये वी ए और ये वी बी, वो क्या रिलेशन रखती है। अब यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हम सब लोग जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये होता है ना भाई। याद रखें ये स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अगर अपन ए के लिए यही इक्वेशन लिखेंगे तो ए के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, चलो देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब प्लस वी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में माइनस जी माइनस एच, तो यू विल गेट दिस। हाँ क्या, ठीक है सर बहुत बढ़िया। वहीं अगर अपन बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए बच्चों बी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है बी के लिए, देखो वेलोसिटी माइनस वी है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा प्लस वी, तो यहां पर आप रख दीजिए प्लस वी का स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस जी माइनस एच, वी विल गेट वी स्क्वायर प्लस 2gh। तो अगेन you will get the same result. So from these two equations, this one and this one, you can say that VA is equals to VB. All right, ये अपना C ऑप्शन होता है। क्लियर है बच्चों? All right, चलिए आप चाहे तो इसका इस इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। इनका वेक्टर फॉर्म शायद आपने कभी देखा हो, इनका वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है थर्ड इक्वेशन का। ओके तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और वेक्टर की फॉर्म में भी पुट करके आप देख सकते हैं, तो आपको सेम रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी। अब यार देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हम सब लोग जानते हैं टू डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल, ऐसे आपने फेंका और ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन वी अज्यूम दैट देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग व्हिच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पर भी ऐसे लगेगा, यहाँ पर भी ऐसे लगेगा, जबकि वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ ऐसे। तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की परपेंडिकुलर है? नहीं। क्या कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगी? यहाँ पर परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली, बिल्कुल ठीक है। इस परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर टू इंस्टेंट, बिल्कुल गलत है। तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर होगी और कहीं नहीं होगी, सी ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट देखिए, टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस, व्हिच बुलेट विल हिट द ग्राउंड। अगर देखिए जब आपने किसी भी h हाइट की बिल्डिंग से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका किसी वेलोसिटी से, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करती है और इसके ग्राउंड तक पहुंचने का जो टाइम होता है बच्चों, वो आपको अगर याद हो तो वो होता है अंडर रूट में 2h/g। अब इस इक्वेशन में बच्चों कहीं पर भी इनिशियल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है, केवल और केवल हाइट दैट इज डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि दोनों बॉल्स को आपने फेंका है डिफरेंट स्पीड से, u1 से और u2 से, लेकिन दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा, जी भी सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा, एंड दैट इज व्हाई बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। क्लियर? हाँ, ऑल्दो जो जिस स्पीड से यहाँ पर वो टकराएंगे दैट स्पीड विल बी डिफरेंट, उसके लिए आप थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। तो वो स्पीड डिफरेंट होगी लेकिन दोनों के पहुंचने का जो समय होगा वो सेम, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड इन एंगल ऑफ 15 डिग्री 50 मीटर। अब ये रेंज क्या होती है सर? रेंज का फॉर्मूला बच्चों हम सब लोग जानते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना। अब यहाँ पर थीटा कितना है? पहले वाले केस में 15 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू जैसे आप 15 डिग्री पुट करेंगे तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, अपोन में जी, और ये रेंज आपको दी हुई 50 मीटर।
अब यार साइन 30 की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं 1/2 होती है, तो यहां से बच्चों आपको यू स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 100g। ऑल राइट, ठीक। अभी बोल रहे हैं कि जब आपने किसी को ही 45 डिग्री के एंगल पर फेंका सेम वेलोसिटी से, तो मतलब यू की वैल्यू चेंज नहीं करी, लेकिन हमने एंगल चेंज कर दिया 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू में साइन 90, ठीक, 45 इंटू 290। अब बच्चों यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी, 100 है, और साइन 91 होता है, तो आपकी जो रेंज आएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 100 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो प्रोजेक्टाइल्स हैं ए और बी, जिनको अपन ने फेंका है 15 डिग्री पर और दूसरे को 45 डिग्री पर। हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बताओ। ठीक है, तो यार हम सब लोग जानते हैं बच्चों, रेंज अगेन इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए यार, यहाँ पर इनकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है ना। तो अगर अपन पहले वाले की रेंज देखें तो साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू जैसे आप 15 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 30 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो वी विल गेट यू स्क्वायर बाई 2g। ऑलराइट, और वी कैन से u1 स्क्वायर बाई 2। और दूसरे वाले की जो इनिशियल वेलोसिटी अगर वो u2 है, तो यू विल गेट u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा, दैट इज 90 हो जाएगा यहाँ पर बाई जी, वी विल गेट u2 स्क्वायर बाई जी। ओके, अब यार जब तक हमें u2 और u1 के बीच में संबंध पता नहीं लग जाता है, तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि r1 बड़ा है या फिर r। क्लियर है? इसलिए पहले हमें u की वैल्यू देनी चाहिए, तभी जाकर के हम लोग बता पाएंगे कि सर r1 और r2 में क्या रिलेशन है। दैट इज व्हाई द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रिवर है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है भाई। रिवर की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से जा रही है ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रिवर एंड इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर मिनट। ऑलराइट, एक मैन है जो कि साउथ बैंक पर खड़ा हुआ है, मतलब यहाँ खड़ा हुआ है वो, एंड कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मीटर मिनट इन स्टिल वाटर। मतलब ये आपको क्या गिवन है बच्चों, ये आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यू नो दैट। ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब रिवर रेस्ट पर होगी तो वो मैन इतने से स्विम कर पाए। अगर वो रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो उसको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। देखो यार, शॉर्टेस्ट टाइम कब हो, तो देखिए सपोज करना कि आपका जो स्विमर है ना वो यहाँ से 3 टाइम निकल रहा है, ठीक है, ठीक, यहाँ से 3 टाइम पर चलता है, या फिर वर्टिकल के साथ मान लेते हैं, वर्टिकल के साथ 3 टाइम पर जाए, ठीक, दिस एंगल इज थीटा। ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक। अब इसका जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा बच्चों वो आ जाएगा VMR cos थीटा, है ना बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इस VMR को आप चाहे तो VN भी लिख सकते हैं, नो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, ठीक है। हाँ जी, अब ये अगर रिवर की विड्थ बच्चों डी हुई तो ये जो स्विमर है ना यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पर इधर कहीं पहुंचेगा एक्चुअल में, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी भी होगी तो वो उसको जहां नहीं पहुंचने देगी, वो उसको यहां पहुंचने, ठीक है। अब यार जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इधर इसको एक्स मान लेते, इसको वाई मान लेते, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया डी, तो समय इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन। तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का अगर लेंगे तो वेलोसिटी भी हमें वाई डायरेक्शन की लेनी पड़ेगी, ये लीजिए। अब यार ये और ये तो फिक्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समय जो है ना मिनिमम हो जाए, तो वो तभी होगा जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाए। cos थीटा मैक्सिमम बच्चों 1 हो सकता है। अब cos थीटा 1 तब होगा जब थीटा कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मतलब थीटा किसके साथ एंगल था, इस नॉर्मल के साथ, हाँ क्या। तो बेसिकली हमें थीटा को 0 बनाना, तो थीटा को 0 अगर बनाना है इसका मतलब वो स्विमर जो होगा ना उसको ऐसे जंप करना चाहिए फॉर द मिनिमम टाइम। क्लियर है बच्चों? तो दिस विल गिव यू द मिनिमम टाइम। So T minimum will be equals to how much? This is your VMR and this is your VR. तो T minimum हो जाएगा सर कितना, रिवर की विड्थ यहाँ पर दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, हमसे एंगल पूछा हुआ है, तो he should swim in a direction, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, है ना। ये नॉर्थ हो गया आपका,
ये वाला ईस्ट हो गया है, ये वाला आपका वेस्ट हो गया है, और ये वाला आपका साउथ हो गया। उसको डायरेक्ट नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन लिख दिया आंसर। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अगर समय पूछता तो समय मिनिमम अपन निकाल सकते थे यहाँ पर, डी अपन बी मान लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एंड्स पी एंड ऑफ क्यू, है ना, दो एंड्स हैं यहाँ पर पी एंड क्यू ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड विद स्पीड u। तो ये वाला भी u स्पीड से नीचे जा रहा है और ये वाला भी u स्पीड से नीचे जा रहा है। पुलिस A and B are fixed the mass capital M moves upwards with a speed with a speed। तो आपको बताना है कि ये मास कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, तो देखिए यार, अगर आप कंस्टेंट रिलेशन से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ u से जा रहा है और इस v का अगर आप स्ट्रिंग की तरफ कंपोनेंट लेते हैं तो वो आता है v cos थीटा। तो चूंकि स्ट्रिंग के किसी भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटी हमेशा सेम होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई कैन से दैट कि इस पॉइंट की वेलोसिटी u है, ये भी स्ट्रिंग का ही पॉइंट है और ये वाला पॉइंट भी स्ट्रिंग का ही है, तो इसकी वेलोसिटी आ रही है v cos थीटा। तो जिस वेलोसिटी से मास मूव कर रहा होगा वो आ जाएगा v upon में, मतलब कि v ऑप्शन। लेकिन आप चाहे तो बच्चों इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं, है ना, ताकि आप एक जनरल रिजल्ट निकाल सकें। ओके, तो चलिए मैं आपको प्रूव भी करके दिखा देता हूं इसको। तो लेट्स गो फॉर द प्रूफ। सपोज दैट कि ये वाला जो पार्ट है इसकी लंबाई है बच्चों यहाँ पर L1, एंड सपोज दैट इसकी लंबाई यहाँ पर L2, एंड दिस डिस्टेंस सपोज दिस इज योर L3 and this is your L4, so this will also be L4। okay, now remember that ये जब ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो L4 will remain constant, है ना। अब देखिए यार, अगर ये L1 है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी L3 का स्क्वायर प्लस L4 का स्क्वायर का रूट, हाँ क्या ना, ये होगी ना। तो अगर मैं इस पूरी, चूंकि पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है ये, तो इस पूरी स्ट्रिंग की अगर मैं लंबाई लिखता हूं तो क्या आ जाएगी, L1 प्लस L3 प्लस L4 का स्क्वायर का रूट, है ना, प्लस फिर से ये वाली लंबाई भी L3 प्लस L4 का स्क्वायर का रूट हो जाएगी, और ये वाली L2 है यहाँ पर, राइट। आई कैन राइट व्हाट आई कैन राइट भाई, आई कैन राइट दैट L2 प्लस L3 का स्क्वायर प्लस L4 का स्क्वायर का रूट, एंड दिस विल गिव यू द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना। ओके, तो I can also write L1 plus L2 plus 2 times of L3 का स्क्वायर प्लस L4 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं बच्चों, dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt प्लस 2 टाइम्स, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा L3 का स्क्वायर प्लस L4 का स्क्वायर की पावर -1/2 बचेगा, और यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा ना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस, ओके, तो n आगे आ गया, n यहाँ पर 1/2 इनटू, अब 2 टाइम्स ऑफ L3 स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द L3 इनटू में dl3 बाई dt प्लस 2 टाइम्स ऑफ द L4 इनटू में dl4 बाई dt इज इक्वल टू d कैपिटल L बाई। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर गौर फरमाइएगा आप लोग कि यार ये जो L4 है ना कांस्टेंट है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, इसी तरीके से ये जो स्ट्रिंग की टोटल लंबाई है वो भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम सब लोग जानते हैं कि 0 होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कम्स आउट टू बी 0। अब यार अगर अपन dl1 बाई dt की बात करें तो ये लंबाई L1 है और ये ब्लॉक या पॉइंट जो है ना u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो बेसिकली इस u वेलोसिटी की वजह से इस लंबाई पर कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ क्या ना। तो ये जो लंबाई ना कंटिन्यूसली चेंज होगी, और जिस रेट से लंबाई चेंज होगी उसी का नाम है, अभी बढ़ रही है घट रही है तो बढ़ रही है, इससे प्लस है। इसी तरीके से ये वाली लंबाई L2 है और ये वाला पॉइंट भी u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो आई कैन राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। अब ये लंबाई भी बढ़ रही है इसलिए ये भी u के बराबर होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाली लंबाई जो थी ना बच्चों L3 थी, और ये L3 भी चेंज होगा
ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक। तो dl3/dt बेसिकली यहां पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस L3 विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। मतलब ये वाली लेंथ किस रेट से चेंज होगी, बेसिकली वो ब्लॉक की वेलोसिटी के बराबर होगा। लेकिन ये घटेगी या बढ़ेगी, तो जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये घटेगी, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी माइनस ऑफ v। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब इनकी वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं। तो आई कैन राइट इट u प्लस 2 से 2 कटेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ L3 अपॉन L3 स्क्वायर प्लस L4 स्क्वायर का रूट इनटू में dl3/dt। अब dl3/dt बच्चों माइनस v था इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2u, है ना। अब यार इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां से cos थीटा कितना आ रहा है, तो cos थीटा आ जाएगा बच्चों कितना, L3 अपॉन में L3 स्क्वायर प्लस L4 स्क्वायर का रूट, ये आएगा, है ना। तो बेसिकली L3 अपॉन L3 स्क्वायर प्लस L4 स्क्वायर का जो रूट है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 2u माइनस में 2v cos थीटा इज इक्वल टू 0। 2 से 2 खत्म, तो v आ जाएगा यहाँ पर u अपॉन में cos थीटा, वही आ रहा है जो हमारा पहले था, ये आ गया, है ना। मतलब कि बी ऑप्शन। अब बच्चों इसमें पता है मैंने आपको एक दूसरा मेथड क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि इसकी वेलोसिटी u1 है, उसकी वेलोसिटी u2 है, तो आप गच्चा खा जाते हैं फिर तो, है ना। लेकिन अगर आपको ये मेथड आता है तो आप गच्चा नहीं खाओगे। उस केस में अपन क्या लिखेंगे, dl1/dt को u1 लिख देंगे और dl2/dt को u2 लिख देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा u1 प्लस u2 अपॉन में जो भी आ रहा है ना, अपॉन में 2 cos थीटा। क्लियर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव 1 है HC वर्मा जो उसमें काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन का जो चैप्टर है उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। और वो आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, है ना, ताकि नॉलेज जितना ज्यादा हो सके उतना स्प्रेड हो सके, है ना। तो चलिए बच्चों, अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है किसी क्वेश्चन में तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जब भी हमारा सेशन होगा उसके अंदर, है ना। तो आप रेडी रहिए, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है आप उनके सोल्यूशन जरूर देखिए। चलिए बच्चों मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड बाय बाय।